आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन 11th का चैप्टर है और ये जो 12th का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद में पढ़ाया जाता है। रीज़न बीइंग इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो रिजल्ट्स आते हैं वो एग्जैक्टली वैसे के वैसे रिजल्ट्स आते हैं, वैसे के वैसे डिराइव करते हैं वही रिजल्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जितना हमने पढ़ा है वो यहाँ पर वापस रिवाइज करेंगे। तो एक तरह से ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैट्स के बाद में पढ़ाया जाता है, क्योंकि उसके बाद में पढ़ना इजी हो जाता है। तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रखा है तो ग्रेविटेशन पढ़ना बहुत आसान रहेगा। ओके, तो ग्रेविटेशन में आपको पता है, जैसे वहाँ पर कूलम्स लॉ होती थी, यहाँ पर न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ है। तो ग्रेविटेशन में हमने कहा कि दो बॉडीज हैं, तो हमारे पास हम पढ़ते हैं इसमें सबसे पहले न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ, वहाँ पर कूलम्स लॉ था, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता था कूलम्बिक फोर्स, और यहाँ पर दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। दो मासेस है, मान लिया दो पॉइंट मासेस है m1 एंड m2, और उनके बीच की डिस्टेंस अगर r है, तो ये एक दो मासेस की एक टेंडेंसी होती है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है। तो इसने इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ, और इस पे ये फोर्स लगाएगा इस तरफ। ये जो फोर्सेस लगते हैं वो लाइन जॉइनिंग देम, अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम, उन दोनों को जो लाइन जॉइन कर रही है उसके अलोंग लगता है। तो ये फोर्स इस पे इधर लगाएगा और ये इस पे इधर लगाएगा। तो हमारे पास ये है F on 1 due to 2, force on 1 due to 2, and this is force on 2 due to 1। एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा। तो जो मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो F12 क्या है? F12 हमारे पास फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2, और F21 क्या है? सिमिलरली फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1। इसको डिफाइन किया। तो ये मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगे, और अगर मैं वेक्टरिकली लिखूं तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, और ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगे। तो ये जो F12 और F21 जो भी है वो उसको हमने लिख लिया, मान लिया F लिख लिया। तो ये फोर्स कितना लगेगा? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, and this force is also inversely proportional to the square of the distance between them। इसके इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और उन दोनों के प्रोडक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के बराबर है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर। तो यहाँ से हम इतना नोट करेंगे। तो जो फोर्स कितना आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसको g को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू 6.67 10⁻⁻11। इसकी ऐसा ही यूनिट की बात करें तो g होता है, g हो जाएगा हमारे पास, g हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट के ये न्यूटन है, ये मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2 कितना होगा? kg इंटू kg स्क्वायर, kg स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर। डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, यूनिट हमारे पास ऐसा यूनिट ये है। यहाँ से डायमेंशन भी हम निकाल सकते हैं, अगर निकालना चाहे तो आप आराम से निकाल सकते हैं। मैं साइड में डायमेंशन लिख देता हूँ आपकी।
जी की डायमेंशन लिख लेता हूँ। जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ये एक पर्टिकुलर न्यूटन ने जो कांस्टेंट दिया था उसकी वैल्यू है। इसका अगर मैं डायमेंशन निकालना चाहूँ तो एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। जी की डायमेंशन मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, तो फोर्स की यूनिट होती है ml, सर डायमेंशन होती है ml t-2 इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाय m स्क्वायर। तो जो हमारी डायमेंशन आएगी, एक m से m चला गया, ऊपर m-1 आ जाएगा, l क्यूब t-2 m-1 l क्यूब t-2। तो ये हमारी इसकी डायमेंशन आएगी, इसको नोट करेंगे। सिंपल सा, वहाँ पर हमने 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, वहाँ पर k आता है q1 q2 अपॉन r स्क्वायर आता है, सिमिलरली है। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। तो बहुत सारे इसके फीचर्स है, बहुत सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम पढ़ेंगे, इसको नोट करेंगे। अब हम कुछ फीचर्स पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर जिसको नहीं दिख रहा है, शायद वीडियो में नहीं आ रहा, ये फोर्स लिखा हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, उससे एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं। जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा है, लगभग तो सारे लोगों ने पढ़ लिया, और नहीं पढ़ा है तो यहाँ से भी समझ में आ सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें कैसे डील करना है, और वाइस वर्सा है, सेम चीज़ है। तो एक ध्यान रखनी है कि ये हमेशा दो पार्टिकल्स के बीच में जो लग रहा है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ओके, दूसरी चीज, ये जो सराउंडिंग पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स है जिसमें जो मीडियम रखा होता है, जिस मीडियम में ये रखे गए, उस पर डिपेंड नहीं करता है कि जैसे उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मीडियम पे भी डिपेंड करता था फोर्स कितना लग रहा है, लेकिन इसमें मीडियम पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो कुछ हम फीचर्स पढ़ेंगे। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर एंड डायरेक्टेड अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स। दो पार्टिकल्स उनके बीच की जो लाइन है उसके अलॉन्ग लगता है हमेशा। ओके, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मीडियम सराउंडिंग द पार्टिकल्स। इसमें मीडियम का कोई रोल नहीं है, चाहे वैक्यूम हो, चाहे कैसा भी हो, कोई भी मीडियम हो, वाटर हो, एयर हो, तो जो फोर्स लगेगा दो पार्टिकल्स के बीच में हमेशा उतना ही लगेगा, फिक्स वैल्यू रहेगी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए, पर्टिकुलर मासेस के लिए। इट होल्ड्स गुड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस लाइक इंटरप्लानेटरी डिस्टेंस। दो बड़े बड़े प्लानेट है या छोटे मोटे प्लानेट है, तो उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और आल्सो शॉर्ट डिस्टेंस लाइक इंटर एटॉमिक फोर्स डिस्टेंसेस। तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, दो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। उनके बीच में बहुत वीक होता है। ये ज़्यादा कब होता है, जैसे एक बहुत बड़ा पार्टिकल हो, जैसे पार्टिकल या फिर बहुत बड़ी बॉडी हो, जैसे अर्थ है और हम हैं, हमारा मास अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो इस टाइम पे ये फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है, नहीं तो ये बहुत वीक फोर्स होता है। तो इसको वीक फोर्स माना जाता है और ये एक यूनिवर्सल फोर्स है। ओके, इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन अगेंस्ट या वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पॉइंट। तो ये स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है। इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। या फिर दूसरी डेफिनेशन कंजर्वेटिव फोर्सेस की होती है कि एक क्लोज्ड पाथ में ये यहाँ से लेके कहीं पे चले जाए, वापस यहीं पे आ जाए, तो वर्क डन किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। तो क्लोज्ड पाथ में वर्क डन जिसका जीरो होता है उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ये हमें ऑलरेडी पता चुका है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में हम पढ़ चुके हैं। इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। जैसे ये, तो ये जो फोर्स था ये इनवर्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, या इसको इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब है एक बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो एक पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स है, इसने भी लगाया, इसने भी लगाया, सब ने लगाया, तो उनका वेक्टर सम होगा। टोटल जो फोर्स लगेगा वो एक पार्टिकल पे लगने वाला
बाकी सब पार्टिकल्स से लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स में। मैं बार बार यही कहता रहूँगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और यहाँ पर भी पढ़ेंगे, तो ये नोट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ। इसको वेक्टरिकली कैसे लिखा जाता है, ये भी बड़ा आसान है। मान लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, ओरिजिन है। मान लीजिए एक पार्टिकल m1 है, दूसरा पार्टिकल m2 है। ये p पॉइंट पे रखा गया है, ये q पॉइंट पे रखा गया है। इसको यहाँ से जोड़ा, इसको यहाँ से जोड़ा। इसके पोजीशन वेक्टर को हमने r1 बोल दिया, इसके पोजीशन वेक्टर को r2 वेक्टर। ये वेक्टर r1 वेक्टर है, ये r2 वेक्टर है। तो इसने इस पे फोर्स लगाया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। 1 पे लगने वाला फोर्स इधर लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इधर लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो हम इस पे कंसंट्रेट करते हैं, फोर्स ऑन 1 m1 पे लगने वाला फोर्स इधर लगेगा। ओके, तो हम इसको फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वो कितना लगेगा, मैग्नीट्यूड वाइज हम लिख सकते हैं g m1 m2 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ये pq है तो ये pq के बीच की डिस्टेंस pq का स्क्वायर। ओके, अगर इसको वेक्टोरिकली लिखना है तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वेक्टर इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन pq का स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन की तरफ, इसकी डायरेक्शन p से q की तरफ है, तो pq वेक्टर, pq कैप। तो एक यूनिट वेक्टर लगाते हैं हम डायरेक्शन दिखाने के लिए, तो इसका ये मैग्नीट्यूड है और यूनिट वेक्टर है p से q की तरफ, p से q की तरफ, तो pq वेक्टर pq कैप लिखेंगे। इतना हम नोट करेंगे, ये डायग्राम अच्छे से बनाएंगे। तो ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। F12 मैंने ये साइड में डायग्राम बना दिया है, जी m1 m2 अपन pq का स्क्वायर, जी m1 m2 अपन pq का स्क्वायर इंटू pq कैप। p से q की तरफ लग रहा है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ओके, pq क्या है, pq वेक्टर ये है। इस डायग्राम में देखेंगे ट्राइंगल लॉ लगाएंगे, तो हम ट्राइंगल लॉ लगाते हैं वेक्टर एडिशन का। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं तो क्या होता है, देखिए इस डायग्राम में दिख रहा है ट्राइंगल लॉ लगा है। इस वेक्टर में ये जोड़ेंगे तो हमको ये मिलेगा, तो ओपी में पी की जोड़ेंगे, ओपी में पी की जोड़ेंगे, ओपी प्लस पी क्यू इजिकल टू ओ क्यू, इजिकल टू ओ क्यू मिले। हमें पी क्यू चाहिए, पी क्यू वेक्टर इजिकल टू ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू को हम लिख सकते हैं R2 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, माइनस R1 वेक्टर। पी क्यू वेक्टर को हम लिख सकते हैं, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 अट्रैक्टिव फोर्स है, ये हमारे पास पी क्यू की वैल्यू इतनी आई। तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड कितना होगा, पी क्यू का मैग्नीट्यूड इन दोनों R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास इतना आएगा। तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड इतना है, यहाँ से हम लिख सकते हैं जी m1 m2 अपन पी क्यू का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और पी क्यू कैप लिखना है, कैप लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू वेक्टर, किसी भी वेक्टर का कैप लिखते हैं यूनिट वेक्टर, तो पी क्यू वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। हमारे पास पी क्यू वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड पी क्यू। हमारे पास ये कितना है जी m1 m2, पी क्यू वेक्टर कितना है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ओके, डिवाइड बाय R2
और ये भी PQ है, ये भी PQ, तो PQ का क्यूब हो गया R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का क्यूब हो गया। ये भी कितना है, ये भी इतना ही है, तो वापस क्यूब हो गया। ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो हम वेक्टोरिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टोरिकली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको ये नोट करेंगे, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं नीचे वाला। तो देखो क्या हो रहा है। अच्छा, इसी तरह से सिमिलरली अगर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मैं निकालूं, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू सिमिलरली फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अगर हम इसी तरह से निकालें तो उसकी वैल्यू आएगी G m1 m2 अपॉन R1 माइनस R2। उसकी डायरेक्शन Q से P की तरफ होगी, डिवाइड बाय R1 या R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो यहाँ से देख सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 में क्या फर्क है, खाली यहाँ पर नेगेटिव लगा दे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ से पता चलता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो ये एक ने जितना फोर्स लगाया दूसरे पे, दूसरा उतना ही फोर्स लगाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हम ये बोल सकते हैं ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। कोई भी दुनिया में जितना भी फोर्स लगता है एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से ही होता है। अगर आइसोलेटेड बॉडी एक ही पार्टिकल है और दूसरा कोई पार्टिकल उसके पास में नहीं है तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग पाता है। तो ये चीज़ हम देखेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। यहाँ से प्रूव हो जाता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। इतना हम नोट करेंगे, इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। 3 identical particles, each of mass m, are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड A है और 3 पार्टिकल्स के मास जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स उसके वर्टाइसिस पे रखे गए हैं। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस सिस्टम ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ साइड। तो एक चौथा पार्टिकल है, उसका भी मास m है, उसको कहाँ रखा है, मिड पॉइंट ऑफ साइड पे रखा है। तो उस पर फोर्स लगाना बताना है और सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, अगर उसको सेंटर पे रखा है तो कितना फोर्स लगेगा वो बताना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो 1-2 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली सेम है, वही का वही चीज़ है जो वहाँ पर हमने किया था। तो इसको नोट करेंगे। फर्स्ट पार्ट करते हैं, ए पार्ट हम करते हैं। एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड ए है। 3 पार्टिकल्स रखे गए, आइडेंटिकल पार्टिकल्स है। इस सिस्टम की वजह से एक चौथा पार्टिकल है जिसका मास भी m है, उसको कहाँ रखा गया, मिड पॉइंट ऑफ साइड, कोई भी साइड है, साइड तीनों ए ही है, यहाँ पर रखा गया मिड पॉइंट पे एक चौथा पार्टिकल। तो इस पे फोर्सेस निकालना है, इन तीनों की वजह से फोर्सेस निकालना है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम निकालेंगे। ओके, ये साइड ए है, ये हमारे पास a/2 हो गया और ये भी a/2 हो गया। ओके, तो यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस निकल के ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो ज्योमेट्री से हम निकाल सकते हैं, ये a है, ये 60 डिग्री है, तो ये a cos 60 डिग्री, ये a sin 60 डिग्री। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी, a sin 60 डिग्री कितना होगा, a√3/, ज्योमेट्री से हम निकाल सकते हैं a√3/2। तो अब हमारे पास इस मिड पॉइंट पे निकालते हैं, इस वाले पे, और चौथा पार्टिकल ये रहा, इस पे ये a/2, ये a/2 और ये a√3/2। तो इसने इस पे फोर्स लगाया, कितना लगाएगा, G mm
अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर। सॉरी, इसने इस पे लगाया अट्रैक्टिव फोर्स है, इसने इस पे इधर अट्रैक्टिव लगाया, और ये वाला पार्टिकल इस पे लगेगा, अट्रैक्ट करेगा कितने से, GMM अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस a/2 का स्क्वायर। तो दिख रहा है ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल है, तो कट जाएगा। बचा कौन सा फोर्स, बचा ये वाला फोर्स। ये किधर लगाएगा, ये वाला पार्टिकल इस पे इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, कितना लगाएगा, GMM अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस a, ये वाली √3/2 का स्क्वायर। तो नेट फोर्स ये वाला कैंसिल हो गया, नेट फोर्स 2 अपवर्ड लगेगा, कितना लगेगा, GM² डिवाइड बाय ये कितना होगा, स्क्वायर है तो ये 4 ऊपर आ गया, और ये 3 नीचे रह गया, 3a²। तो हमारे पास नेट फोर्स कितना लगेगा, 4GM² डिवाइड बाय 3a² अपवर्ड। तो ये ए पार्ट हो गया हमारे पास, इसको लिखेंगे सॉल्यूशन। तो इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट सेंटर पे रखा गया है वो पार्टिकल, सेंटर मतलब सेंट्रोइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ये सारे एक ही जगह पे होते हैं सेंट्रोइड पे। यहाँ पे रखा गया है पार्टिकल, चौथा पार्टिकल। तो यहाँ से देख सकते हैं ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होती है। तो हमने कहा इसने इस पे फोर्स लगाया F, की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और ज्योमेट्री से देख सकते हैं ये भी कितना लगाएगा, F लगाएगा, और ये भी कितना लगाएगा, F लगाएगा। और तीनों कितने पे लग रहे हैं, 120 डिग्री पे लग रहे हैं, 120 डिग्री और 120 डिग्री। हमें पता है 3 इक्वल फोर्सेस लगे और कोप्लेनर फोर्सेस है 120 डिग्री पे लगते हैं, तो नेट फोर्स कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री पे लग रहे हैं, और कोप्लानर फोर्सेस है, कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में लग रहे हैं, ठीक है। 3, तो हम कह सकते हैं ये इक्विलिब्रियम में है, तो हमारे पास ये 120 डिग्री 120 डिग्री 120। एफ नेट इस पे कितना लगेगा, सेंटर वाले पार्टिकल पे एफ नेट कितना लगेगा, 0 लगेगा हमारे पास, 0 वेक्टर। तो बी पार्ट का सॉल्यूशन कितना लगेगा, इन तीनों ने इस पे कितना लगा है, सेंटर पे रखा गया है अगर ये, तो कितना लगेगा, 0। तो इसको लिखेंगे हम, फिर अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 balls each of mass m are hung side by side by 2 long strings of equal length है। 2 स्ट्रिंग्स है जिसकी लेंथ इक्वल है, और 2 आइडेंटिकल मासेस है, m मास जिनका, उसको बांध रखा है, सेम सीलिंग है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अपर एंड्स एंड फिक्स्ड ऑन द सीलिंग इज r, जो अपर एंड्स है उसके किसके, स्ट्रिंग के, उनके बीच की डिस्टेंस r है, तो शो करना हमें gr² इंटू r माइनस r डैश इज इक्वल टू 2gm इंटू l, ओके, वेयर r डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन द बॉल्स। r डैश किसके बीच की डिस्टेंस है, उन बॉल्स के बीच की, r किसके बीच की डिस्टेंस है, अपर एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग, और l किसकी लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ l है। ये क्वेश्चन नोट करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं और ये प्रूव करते हैं। हमारे पास ये हमें प्रूव करना है, इसको हम प्रूव करते हैं, तो ये लिखेंगे क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन करते हैं।
हमारे पास प्रूव करना है जी आर स्क्वायर आर माइनस आर डैश इजिकल टू 2gm इंटू एल इजिकल टू 2gm इंटू एल। ओके, तो हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो दो स्ट्रिंग है, ईच ऑफ लेंथ एल है और उनके बीच की अपर एंड की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर है। इनको रखा गया है इस तरह से। तो होगा क्या, ये बॉल्स थी एम ये लेंथ एल, ये लेंथ एल। तो अभी क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने की वजह से ये थोड़ा सा इस तरह से कुछ फिगर बनेगा। तो इस तरह से नहीं रहेगा, कुछ ये बॉल थोड़ा इधर आएगी, ये बॉल थोड़ा इधर आएगी। तो हमारे पास फिगर किस तरह से बनेगा हमारा सॉल्यूशन का, ये कुछ फिगर बना देता हूँ इस तरह से। ये थोड़ा सा बॉल इधर आएगी, मान लेते ये डिस्टेंस आ रहा है और ये डिस्टेंस आ रहा है। तो इस तरह से कुछ सिमिलरली फिगर बनेगा। अच्छे से फिगर बनाता हूँ। ओके, ये कुछ बॉल इधर आएगी और ये वाली बॉल कुछ इधर आएगी। इस तरह से कुछ फिगर बनेगा। ये मास एम है और ये इक्विलिब्रियम में रहेगी। ये जो एंगल है सेम क्रिएट हो रहा है। मान लेते ये एंगल थीटा क्रिएट हुआ, मान और ये भी थीटा ही क्रिएट होगा क्योंकि आइडेंटिकल बॉल से आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स है, सेम लेंथ के हैं। तो ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया। वर्टिकल से एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया। ओके, तो इसने इस पे फोर्स लगाया, एफ लगाया, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया। ये टेंशन टी लगेगा और इसका एम, इसका वेट एम जी लगेगा। ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं इस पे, और ये इक्विलिब्रियम में है तो हम इक्विलिब्रियम वाली कंडीशंस लगाएंगे। ये टेंशन टी है, ये थीटा, तो हमारे पास ये भी थीटा होगा। तो ये टी है, ये थीटा है, तो ये टी कॉस थीटा और ये इसका दूसरा कंपोनेंट टी साइन थीटा। ओके, तो हमने कंपोनेंट ले लिए। तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में हमें पता है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल फोर्स है एफ ने टी साइन थीटा को बैलेंस किया, तो टी साइन थीटा इक्वल टू ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है एफ, इसको इक्वेशन 1 बोला। और दूसरा टी कॉस थीटा ने एमजी को बैलेंस किया, टी कॉस थीटा इक्वल टू एमजी। तो हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन। ओके, इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। डिवाइड किया हमने इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आई एफ बाई एम जी। ओके, एफ को हम लिख लेते हैं, कितना लिखे, एफ ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, बॉल्स के बीच की डिस्टेंस को आर डैश बोला है इन्होंने, बॉल्स के बीच की डिस्टेंस को आर डैश बोला है। तो ये हमारे पास आएगा जी एम अपॉन आर डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय एम जी। ओके, ये हमारे पास, इसको हमने लिख लिया टेन थीटा। इसको इक्वेशन, इसको मैं सही से लिख लेता हूँ, जी एम स्क्वायर डिवाइड बाय, एक एम से एम कट गया, जी एम डिवाइड बाय आर डैश स्क्वायर इंटू जी टेन थीटा। तो इसको हमने इक्वेशन 3 बोल दिया। इतना नोट करेंगे, मैं आगे का सॉल्यूशन करता हूँ। आगे का सॉल्यूशन में नेक्स्ट ये डायग्राम बनाया है। ये एल लेंथ है, ये आर है, ये आर डैश है। देखो हमें टेन थीटा पता है, टेन थीटा का एक क्वेश्चन पता है, जी एम आर डैश और जी में पता है। जो हमें प्रूव करना था उसमें थीटा है नहीं, तो हमें टेन थीटा को एलिमिनेट करना है। तो इस ट्रायंगल में हम टेन थीटा कहीं से कहीं निकालेंगे तो एक और इक्वेशन बनेगी, पुट करेंगे, हमारा आंसर आएगा जो प्रूव करना है। ये आर है, ये आर डैश दिया हुआ है, तो ये पूरा आर है। तो ये कितना बचेगा, ये और ये इक्वल है, इन दोनों को मिला के कितना बचेगा, आर माइनस आर डैश बचेगा। तो ये कितना होगा, अकेला पार्ट कितना होगा, आर माइनस आर डैश का हाफ होगा। ये आर माइनस आर डैश का हाफ होगा।
ओके, तो हमारा काम हो गया। इस पॉइंट को ए बोल दिया, इस पॉइंट को बी बोल दिया, इस पॉइंट को सी बोल दिया। तो इस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा कितना आ रहा है? tan थीटा हमें एलिमिनेट करना है, इसलिए tan थीटा निकालो। tan थीटा इज परपेंडिकुलर, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ये है बी सी, ओके, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस ए बी। ये डायग्राम बनाएंगे और इसकी वैल्यू हम लिखते हैं। ओके, तो कुछ हम यहाँ से मिटाते हैं जो हमें नहीं चाहिए। tan थीटा बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, अब ए बी और ए सी। ओके, तो हम क्या एक कुछ चीज अज्यूम करेंगे, ये हमारे पास ये तो आ जाएगा, ये एल स्क्वायर है, तो ये एल है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें स्क्वायर रूट में वगैरह में कुछ नहीं चाहिए, तो हम एक अप्रोक्सीमेशन लेंगे। tan अगर थीटा मैं बहुत स्मॉल मानूं, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीकर फोर्स होता है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में पता भी नहीं चलता है, बहुत कम फोर्स होता है। तो tan थीटा बहुत स्मॉल होगा, तो हमारे पास इस ट्राइंगल में हम लिखेंगे tan थीटा इज वेरी स्मॉल, नहीं तो स्क्वायर रूट में टर्म आएगी। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो tan थीटा हम साइन थीटा के बराबर होंगे, और वो कितना होगा? साइन थीटा कितना है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस बी सी डिवाइड बाय ए सी। तो ये आ जाएगा हमारे पास। tan थीटा हम निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में टर्म्स आएगी। कुछ अप्रोक्सीमेशन लेना होगा। अप्रोक्सीमेशन का पता कैसे चलेगा? अप्रोक्सीमेशन का पता चलेगा कि थीटा बहुत स्मॉल है, रीजन बीइंग ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीकर फोर्स होता है, तो ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होगा, बस थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा थीटा बहुत ज़्यादा बड़ा के दिखाया है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा थीटा नहीं होगा। थीटा विल वेरी स्मॉल। तो tan थीटा और साइन थीटा बराबर होता है बी सी बाई ए सी। हमारे पास बी सी की कितनी वैल्यू है? बी सी है ये आर माइनस आर डैश बाई 2 डिवाइड बाई ए सी की वैल्यू है एल। ओके, और ये हमारे पास कितना हो गया? tan थीटा। साइन थीटा और tan थीटा बराबर है, तो tan थीटा ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास tan थीटा आ गया वैल्यू r माइनस आर डैश बाई 2l। ओके, इसको इक्वेशन 4 बोल दिया। इक्वेशन थर्ड ये रही, इक्वेशन थर्ड हमारे पास ये रही, tan थीटा इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर डैश स्क्वायर बाई जी, और इक्वेशन 4 ये रही। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ tan थीटा एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमारे पास r माइनस आर डैश बाई 2l, उसको इक्वेशन थर्ड के बराबर लिख लेते हैं, जी एम अपॉन आर डैश स्क्वायर इंटू जी। तो हमें जो प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था? जी आर डैश स्क्वायर